नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय। नतीजों का दिन आ गया है। 7 चरण की वोटिंग होने के बाद आज काउंटिंग हो रही है, नतीजे आ रहे हैं, अभी रुझान चल रहे हैं, लेकिन जो नतीजे हैं वो एग्जिट पोल से कुछ अलग नज़र आ रहे हैं। और इस समय हम भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर खड़े हैं और हमारे साथ एक खास शख्स हैं जिनसे खासतौर पर मैंने पत्रकारिता में बहुत कुछ सीखा है। और एक वाहिद मैंने वो शख्स देखे, जैसे मैं सचिन तेंदुलकर का बड़ा फ़ैन रहा हूँ और सचिन तेंदुलकर को मैंने देखा जब आखिरी इनिंग उन्होंने अपनी खेली थी तो बिल्कुल पिच पर जाकर पिच को सलाम किया। और दूसरे हमारे साथ वो शख्स हैं, जब उन्होंने बीबीसी में अपना आखिरी बुलेटिन किया तो उसी तरह माइक को प्रणाम किया। और मुझे याद आ गया कि महान शख्स चाहे वो किसी भी फील्ड के हों, वो एक ही तरीके से अलविदा कहते हैं। हालांकि पत्रकारिता को अलविदा नहीं कहा है। श्री राजेश जोशी साहब संपादक रहे और मैंने साहब बोल दिया, इसलिए आप थोड़ा सा नाराज भी हो सकते हैं। आपने इतना ज्यादा मेरी तारीफ कर दी। दरअसल हम लोग वर्किंग जर्नलिस्ट हैं सर, नहीं, हम लोग वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, लेकिन आप मेरे एडिटर रहे हैं, पत्रकार हैं, वो ठीक है, मेरे एडिटर आप रहे हैं। हम लोग और जो कुछ हो रहा है उसको उसी तरह से दिखा सकें बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के से मोहब्बत किए या दुश्मनी किए, तो वो सबसे अच्छी बात है। 30 साल से ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस है और मोदी जी का तो खैर बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। 400 पार का उन्होंने नारा दिया। लेकिन आपसे मेरी मुलाकात हुई थी 18 अप्रैल को, जब पहले चरण की भी वोटिंग नहीं हुई थी, एक दिन के बाद होनी थी, और आप उस समय भी डाउट कर रहे थे कि 400 पार नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी, हर राजनेता अपने कार्यकर्ताओं को उत्साह में डालने के लिए ये कहता है कि उसका गोल जो है बहुत हाई रखता है। और मोदी तो ख़ास तौर पे इसके बड़े माहिर हैं। मोदी हमेशा कहते हैं कि उनको ऊंचा देखना चाहिए, कार्यकर्ता जो है वो मोटिवेटेड रहे। लेकिन सबको मालूम था कि 400 तो असंभव है। भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने कहा कि 370 सीटें आएंगी। अब वो दिख रहा है वो भी असंभव है, क्योंकि हालांकि हम 1:15 बजे बात कर रहे हैं दोपहर में और अभी नतीजे नहीं आए हैं। 241 के आसपास भारतीय जनता पार्टी अभी रुझानों में आगे दिख रही है। यानी 370 से अगर हम बात करें तो 130 सीटें कम है। यानी बहुत इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो इंडिया अलायंस है वो बहुत ही जम के लड़ा है इस बार। और राहुल गांधी ने जो यात्रा की है कश्मीर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक और मणिपुर से बम्बई तक, महाराष्ट्र तक, उसका बहुत असर पड़ा है। दूसरा जो अलायंस बना है वो अलायंस बहुत साइंटिफिक और बहुत ही कैलकुलेट करके बनाया है इन्होंने। जो मोदी जैसी और बीजेपी जैसी जो फाइटिंग मशीन थी इलेक्शन की, उसको टक्कर दी है, और टक्कर ही नहीं, उसको रिड्यूस कर दिया है। दरअसल अगर ये ट्रेंड जो इस समय है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फाइनल नतीजा नहीं है, अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो ये नरेंद्र मोदी की निजी हार है, वो उनकी जीत नहीं है। ये सरकार हो सकता है वो बना दें, लेकिन जिस तरह से कैंपेन चलाया, जिस तरह से पूरा जूझ गए जुझारू तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, उसका नतीजा वैसे नहीं मिला। 370 नहीं पार कर पाई है भारतीय जनता पार्टी। दूसरी बात ये है कि मोदी ने अपनी छवि जिस तरह से बना दी है ना कि वो ईश्वर ने मुझे भेजा है, उसका भी कुछ ज़्यादा असर नहीं हुआ। तो ये अब देखते हैं क्या नतीजे निकलते हैं। सर मैं सबकी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस से ज़्यादा जो बाकी एलआई हैं, खासतौर पर अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो समाजवादी पार्टी ने गजब का चुनाव लड़ा है। वेस्टर्न यूपी में ज़रूर फ़ायदा उतना नहीं मिला है, भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ 4 या 5 सीट कम होती दिख रही है वेस्टर्न यूपी में। लेकिन सेंट्रल यूपी जो उनका गढ़ भी है, जो मैनपुरी इटावा से शुरू होता है, मध्य उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल में तो एक लहर आ गई है। तो भारतीय जनता पार्टी ने 7 चरण में जो चुनाव आयोग ने चुनाव कराई, क्या घाटा हुआ है भारतीय जनता पार्टी को, आप ऐसा देख रहे हैं? देखिए, हाइंडसाइट में तो हर आदमी बुद्धिमान हो जाता है कि अब 7 चरण में नहीं होते तो हो सकता है बीजेपी को फ़ायदा होता। लेकिन दरअसल ये जिस कैलकुलेशन से चुनाव लड़ा था उसका बिल्कुल तू डाल मैं पात कहते हैं ना, तो इंडिया अलायंस ने उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाई। पहले बिखरे दिखे, उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसे अलायंस बनाए कि जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ लड़ाई ने, मतलब अलायंस में नहीं थे वो। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई नहीं थी, मतलब लड़ाई थी डायरेक्टली। तो ये अब पोस्ट पोल अलायंस जब होगा उसमें ये हो सकता है फिर से साथ आ जाए। और अगर ये साथ रहे और एक यूनाइटेड अपोजिशन रहा
तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अब रोड रोलर चलाना आसान नहीं होगा। आपने जो सवाल किया, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अच्छी लड़ाई लड़ी है, ये बात सही है, लेकिन वो एक स्ट्रेटजी का हिस्सा था, क्योंकि कांग्रेस की वहाँ पर कोई दम नहीं था, कोई संगठन नहीं था, कुछ नहीं था। इसके बावजूद कांग्रेस ने जो है ये नहीं कहा कि हम सबसे आगे रहेंगे, सबसे ज़्यादा सीटें हमें दीजिए। इतने पीछे रह गए वो, उन्होंने कहा कि जहाँ जो मजबूत है वो लड़े, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ 1-on-1 होना चाहिए। इसका नतीजा अब दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश में राम जन्मभूमि का भी कोई असर नहीं हुआ या कम असर हुआ। लल्लू सिंह पीछे हैं, लल्लू सिंह अयोध्या में जो है फैजाबाद से वो पीछे हैं, स्मृति ईरानी पीछे हैं। तो ये 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, उसका इतना बड़ा, नरेंद्र मोदी ने कहा था 1000 साल तक का मैंने एजेंडा तय कर दिया है, उसका नतीजा इस चुनाव में जनता दिखा रही है। अभी भी मैं कहता हूँ कि फाइनल नतीजे जो आएंगे वो जाहिर सी बात है पिछली बार से कम होंगे। 303 तक बीजेपी नहीं पहुंच रही है और 352 था शायद एनडीए का, वहां तक नहीं पहुंच रही है। ये जनतंत्र के लिए एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। अगर मान लो सत्ता में आ जाती इंडिया अलायंस और उनके अंदर ऐसे एरोगेंस है, मेरा सोच। सर मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगा, आपने कहा कि बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी बनाई, लेकिन उत्तर प्रदेश में ही क्या जयंत चौधरी साथ में होते, जो कि 2022 के विधानसभा चुनाव में साथ थे, पल्लवी पटेल साथ होती, ओम प्रकाश राजभर साथ होते, तो नतीजे शायद कुछ और बेहतर आ सकते थे। बिहार में नीतीश कुमार साथ होते, टीडीपी को अप्रोच किया जाता जिसने आंध्र प्रदेश में बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है, तो शायद नतीजे कुछ और हो सकते थे इंडिया अलायंस के लिए। देखिए, इंडिया अलायंस की शुरुआत से देखिए वो हिचकोले खाते हुए बढ़ा है। ऐसा नहीं हुआ है कि थोड़ा सा भाई साहब पीछे हो जाए, हिचकोले खाते हुए बढ़ा है। ऐसा नहीं हुआ कि वो सब इकट्ठे हुए और सब ने क्रांतिकारी नारे लगाए और इकट्ठा। भाई साहब, उसमें नीतीश कुमार को कन्वीनर बनना था, वो कन्वीनर नहीं बन पाए, और कभी एक पार्टी को ला रहे हैं तो दूसरी पार्टी निकल जा रही है, कभी दूसरी पार्टी को ला रहे हैं तो तीसरी पार्टी निकल जा रही है। उनके अपने लोग छोड़ के जा रहे हैं। इसके बावजूद एक तरह का ना वो जो कूल टेम्परामेंट है वो रखा। मेन पार्टी तो कांग्रेस पार्टी है, मेन पार्टी तो कांग्रेस पार्टी उसकी है, इसलिए ये समझदारी कांग्रेस, हो सकता है तो बिखर जाता पूरा ये संगठन। जो लोग छोड़ के गए, इसके बावजूद अगर इतनी सफलता मिल रही है जो कि अनएक्सपेक्टेड है, तो वो इसका मतलब ये है कि ये कुछ तो रणनीति विपक्ष की रही, लेकिन कुछ लोगों का गुस्सा जो खामोश रहे, जो गरीब आदमी है, जो बेरोजगार है, जिसको अग्निवीर वाला जो मसला है, सुबह 3 बजे उठकर नौजवान दौड़ लगाता था, तो उसको 4 साल की आप नौकरी दे रहे हैं और उनको उम्मीद कर रहे हैं कि राम के नाम पे, मंदिर के नाम पे आपको वोट देगा। ऐसा नहीं होता है। उसको रोजगार चाहिए, उसको देखिए जुलूस शुरू हो गया है, लेकिन के अंदर उत्साह है, लेकिन उतना उत्साह नहीं है जो 370 में होता। आप देखते हैं पूरे आज कार्यकर्ता है, लेकिन उत्साह वैसा नहीं है। तो लोगों ने ये कहा है कि उनको रोजगार, महंगाई वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राम मंदिर बन गया, सभी खुश हैं, तमाम हिंदू खुश हैं, तमाम लोग खुश हैं, लेकिन राम मंदिर में जाके अर्चना करेंगे, पूजा करेंगे, वहां रोटी रोजी नहीं मिलेगी। ये संदेश जो है भारतीय जनता पार्टी को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, विश्व हिंदू परिषद को, सबको बहुत क्लियर हो जाना चाहिए। सर मेरा एक सवाल और है कि 241 सीटें भारतीय जनता पार्टी अभी आगे चल रही है, टीडीपी और नीतीश कुमार जैसे, क्या बीजेपी का पाला छोड़ के कोशिश हो सकती है कि एनडीए की तरफ वो जा सकते हैं? आप कोई ऐसी संभावना देखते हैं? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सीट मैनेजमेंट में बहुत ही एफिशिएंट है। उन्होंने पहले से प्लान बना लिया होगा कि अगर ये सिचुएशन होती है तो किसको संपर्क करना है, कैसे करना होगा। अमित शाह इस बारे में बहुत ही दूर की सोच रखते हैं। तो ये कहना कि ये टूट करके उधर जाएंगे, अभी तो संभव नहीं लगता है। सरकार जो है वो 241 ये होगी, प्लस एनडीए होंगे, तो 272 का मार्क तो क्रॉस कर जाएंगे। 272 में सरकार बन जाती है। कितनी मजबूत रहेगी सरकार? जो बड़े फैसले की बात की जा रही थी, क्या बड़े फैसले आप देख रहे हैं, वन नेशन वाले इलेक्शन और बाकी दूसरे? भाई देखिए, 282 सीटें थी 2014 में, 5 साल पूरा किया उन्होंने, और उसके बाद हिंदुत्व का एजेंडा इंप्लीमेंट किया। 2019 में राष्ट्रवाद का चरम हो गया था, क्योंकि बालाकोट पे हमला किया और ये कहा कि 300 आतंकवादी मार गए हैं, तो पूरा देश एक तरह से बह गया था। अब ये होगा, इसका एक असर ये होगा कि जब कम मेजोरिटी से सरकार चलाएंगे, तो अब शायद सरकार के सामने ये मजबूती नहीं होगी कि वो विपक्ष को पूरा डिस्क्वालीफाई कर दे, राहुल गांधी की जो है वो सदस्यता खत्म कर दे और जो भी चाहे वो कर ले।
ऐसा संभव शायद कम होगा, ऐसा शायद कम संभव होगा। अभी संसद के जो तौर तरीके हैं, जो नियम कानून है, उनको मानना उनके लिए जरूरी होगा। मानना जरूरी होगा। राजेश जोशी जी बहुत अनुभवी पत्रकार, और हमने काफी कुछ इनसे सीखा है। एक सटीक आकलन भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के सामने। सर, आपने वक्त दिया, बात की, बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया बात करने का। सर, थैंक यू।